घने जंगल में एक अलाव प्रचंड लाल चमक के साथ टिमटिमा रहा था। लाल रोशनी किसी अग्नि आत्मा की तरह हल्के से नाच रही थी, इस अंधेरी दुनिया में चमक और गर्मी का एहसास ला रही थी। अलाव के पास हरे वस्त्र पहने यश चुपचाप बैठा था। उसके हाथ एक मुहर बना रहे थे। उसके शरीर के चारों ओर एक क्रिस्टलीय चमक मंद मंद झिलमिला रही थी। मेरे शरीर में लगभग 40% युवान शक्ति परिवर्तित हो चुकी है। अभी भी 60% शेष है। एक बार यह पूरी तरह परिवर्तित हो जाए तो मैं आधिकारिक तौर पर गहन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूं। एक क्षण बाद यश ने अपनी हाथ की मुहर हटा ली और उसके चारों ओर की क्रिस्टलीय चमक गायब हो गई। उसने अपनी थोड़ी बंद आंखें खोलीं और धीरे से खुद से बुदबुदाया। अरविंद द्वारा उपहार में दी गई लगभग 1 दर्जन जीवनऊर्जा पुनर्स्थापना गोलियों को परिष्कृत करने के बाद यश द्वारा परिवर्तित युवान शक्ति की मात्रा बढ़ गई थी। हालांकि गहन क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। उसे और जीवनऊर्जा पुनर्स्थापना गोलियां चाहिए थीं। यश ने अपनी दिव्य गहन अंगूठी से एक नक्शा निकाला, उसे खोला और उस पर नजर डाली, फिर कहा, बीसली दक्षिण में रुद्रशिला शहर नाम का एक शहर है। मैं कल वहां जाकर जीवनऊर्जा पुनर्स्थापना गोलियों को परिष्कृत करने के लिए कुछ सामग्री इकट्ठा करूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसने नक्शा रख दिया और आराम करने लगा। अगले दिन जब सूरज अभी अभी उगा था और आसमान अभी भी थोड़ा धुंधला था, यश अपनी नींद से उठा और तुरंत रुद्रशिला शहर की ओर चल पड़ा। दोपहर के आसपास यश आखिरकार अपने गंतव्य के पास पहुंच गया। अपनी दृष्टि के अंत में उसने महान हंस शहर से कई गुना भव्य एक शहर देखा। वह रुद्रशिला शहर था। रुद्रशिला शहर यक्षगिरी देश का सबसे प्रसिद्ध शहर था, यहाँ तक कि यक्षगिरी देश की शाही राजधानी, जिसे कीमियाग्रो का शहर कहा जाता है, से भी ज्यादा प्रसिद्ध। ऐसा इसलिए था क्योंकि यक्षगिरी देश के सभी कीमियाग्रो का 7वां हिस्सा इसी शहर में इकट्ठा होता था। यक्षगिरी देश के कीमियाग्रो के दिलों में यह एक पवित्र भूमि थी। इतने सारे कीमियाग्रो के यहाँ इकट्ठा होने से स्वाभाविक रूप से रुद्रशिला शहर का औषधीय गोली उद्योग यक्षगिरी देश के किसी भी अन्य स्थान की तुलना में अधिक विकसित था। विभिन्न औषधीय गोलियां और स्पिरिट औषधियां, जो आमतौर पर दुर्लभ होती थीं, यहां आम थीं। एल्डर भास्कर ने कहा था कि वह रुद्रशिला शहर में हैं। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे उनसे मिलना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि एल्डर भास्कर रुद्रशिला शहर में कहाँ रहते हैं। कोई बात नहीं, मैं जीवनऊर्जा पुनर्स्थापना गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने के बाद एल्डर भास्कर के ठिकाने के बारे में पूछताछ करूंगा। यश ने रुद्रशिला शहर आने का फैसला कुछ तो उसकी प्रसिद्धि के कारण किया था और कुछ इसलिए कि वह अपने उद्धारकर्ता एल्डर भास्कर से मिलना चाहता था। अगर वह उस समय उनसे न मिला होता तो शायद वह पहले ही ओमकार के हाथों का शिकार बन चुका होता। उसने हमेशा इस दयालुता को ध्यान में रखा था। आप कृपया बोलिए, युवा गुरु धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति का उत्साह बढ़ा। उसे एक मौका दिखाई दिया। मैं कुछ स्पिरिट मेडिसिन खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कहाँ से खरीदूं। क्या आपका कोई संपर्क है? यश ने पूछा। यह प्रश्न इससे आसान नहीं हो सकता। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति तुरंत हंसा और बोला, पूरे रुद्रशिला शहर में कौन नहीं जानता कि अगर आपको सबसे अच्छी गुणवत्ता और सबसे उचित मूल्य वाली स्पिरिट मेडिसिन खरीदनी है तो केवल 2 ही जगहें हैं। एक दवा मीनार के नीचे पवित्र हॉल है और दूसरा दिव्य औषधि भवन के नीचे परम हॉल है। दवा मीनार, दिव्य औषधि भवन। यश के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। हालांकि वह रुद्रशिला शहर के बारे में कुछ नहीं जानता था, उसने रुद्रशिला शहर के भीतर इन 2 ताकतों के बारे में सुना था। ये दोनों ताकतें रुद्रशिला शहर की अधिपति थीं
और उनकी स्थिति महान हंस शहर के स्वर्ण परिवार और वज्र परिवार जैसी ही थी। जाहिर है दवा मीनार और दिव्य औषधि भवन के सामने न तो वज्र परिवार और न ही स्वर्ण परिवार का जिक्र करने लायक था, वे तो बस चींटी जैसे अस्तित्व थे, क्योंकि दवा मीनार और दिव्य औषधि भवन ऐसी ताकतें थीं जिन्हें यक्षगिरी देश की प्रथम श्रेणी की शक्तियों में गिना जा सकता था। अपने मन में उलझे हुए विचारों को दूर रखते हुए यश ने पूछा, ये दोनों दुकानें कहाँ स्थित हैं? भूरे वस्त्र पहने आदमी ने उत्तर दिया, परम हॉल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और पवित्र हॉल थोड़ा आगे है, वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 2 गलियां पार करनी होंगी। तो चलो चलते हैं। परम हॉल जब पास ही उपलब्ध हो तो दूर की तलाश करना मूर्ख ही कर सकता है। यश ने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे परम हॉल को चुना। अपनी थैली से 20 निम्न श्रेणी के आत्मारत्न निकाले और संजय को दे दिए। युवा गुरु कृपया मेरे पीछे आइए। संजय ने आत्मारत्न लिए और तुरंत मुस्कुराते हुए यश का मार्गदर्शन करने लगा। संजय के मार्गदर्शन में लगभग कई 100 मीटर चलने के बाद यश एक भव्य इमारत के सामने पहुंचा, जो वास्तव में परम हॉल ही था। हालांकि यह परम हॉल रुद्रशिला शहर की एक प्रसिद्ध बड़ी दुकान थी, फिर भी इसमें ग्राहकों पर अत्याचार करने वाले किसी बड़े व्यवसाय का जरा भी अहंकार नहीं था। जैसे ही यश संजय के साथ अंदर आया, काले वस्त्र पहने एक परिचारक तुरंत वहां आया। उसके चेहरे पर एक पेशेवर और विनम्र मुस्कान के साथ उसने सम्मानपूर्वक पूछा, अतिथि, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मैं चाहता हूं कुछ दिव्य मूल पुष्प खरीदने आया हूं। क्या आपके पास ये हैं? यश ने कहा। अरविंद द्वारा दिए गए स्टोरेज पाउच में जीवनऊर्जा पुनर्स्थापना गोलियों को परिष्कृत करने के लिए ज्यादातर सामग्री पहले ही इकट्ठा कर ली गई थी, बस आखिरी सामग्री दिव्य मूल पुष्प गायब थी। जरूर हमारे पास हैं। काले वस्त्रधारी सेवक मुस्कुराया और बोला, और युवा गुरु, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। परम हॉल में हमारे पास सिर्फ आखिरी 15 दिव्य मूल पुष्प बचे हैं। अगर आप थोड़ी देर से आते तो शायद कोई भी नहीं बचता। तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। यश थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैं सभी 15 दिव्य मूल पुष्प ले लूंगा। कृपया उन्हें ले आओ। ठीक है। काले वस्त्रधारी सेवक की आंखें चमक उठीं, यह जानकर कि उसे एक बड़ा ग्राहक मिल गया है। वह तुरंत एक चमकती मुस्कान के साथ यश के लिए दवा लेने चला गया। एक क्षण बाद काले वस्त्रधारी सेवक 1 दर्जन से ज्यादा शुद्ध सफेद ताजे फूल लिए हुए लौटा, जिनसे एक हल्की कोमल सुगंध आ रही थी। उसने कहा, युवा गुरु, सभी 15 दिव्य मूल पुष्प यहाँ हैं। एक दिव्य मूल पुष्प 20 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर है, इसलिए 15 दिव्य मूल पुष्प कुल 300 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर हैं। बहुत महंगा, संजय ने अचंभित होकर कहा। 300 निम्न श्रेणी के आत्मारत्न उसके लिए रुद्रशिला शहर में 10 साल तक रहने के लिए पर्याप्त होंगे। यश को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जब चंद्रपत संप्रदाय ने तारा संप्रदाय का सफाया किया तो उसे कई हजार मध्यम श्रेणी के आत्मारत्न प्राप्त हुए। स्वर्ण परिवार से निपटने में वज्र परिवार की मदद करने के बाद उसे हजारों मध्यम श्रेणी के आत्मारत्न प्राप्त हुए। अब वह बहुत अमीर था। सिर्फ 300 आत्मारत्न तो बहुत छोटी बात थी। जरा रुको। जैसे ही यश आत्मारत्न देने वाला था, अचानक एक बेसुरी आवाज सुनाई दी, मुझे ये 15 दिव्य मूल पुष्प चाहिए। यश ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और आवाज की दिशा में देखा। उसने एक युवक को आलीशान ब्रोकेड के वस्त्र पहने घमंडी भाव से घमंड से चलते हुए देखा। यह वही है। संजय ने उस आलीशान कपड़े पहने युवक को देखकर आश्चर्य से कहा। वह कौन है? यश ने उत्सुकता से पूछा। युवा गुरु, आप उसे जानते भी नहीं। संजय एक पल के लिए हैरान रह गया,
फिर यश के नए होने की याद आते ही उसे राहत मिली और उसने समझाया, यह व्यक्ति रौनक है, मुनि परिवार से, जो रुद्रशिला शहर के 3 महान परिवारों में से एक है, दवा मीनार और दिव्य औषधि भवन के बाद दूसरे स्थान पर है। वह मुनि परिवार का युवा स्वामी है। इसके अलावा रौनक का न केवल एक समृद्ध पारिवारिक इतिहास है, बल्कि उसकी शक्ति भी अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय है। वह पहले से ही अर्धचरण गहन क्षेत्र साधना में है और रुद्रशिला शहर का एक प्रसिद्ध युवा प्रतिभा है। यह कौन हो सकता है? यह युवा गुरु रौनक है। आपकी गरिमामय उपस्थिति वास्तव में हमारी छोटी सी दुकान को गौरवान्वित करती है। जैसे ही संजय यश को रौनक की पहचान और पृष्ठभूमि समझा रहा था, नीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो किसी प्रबंधक जैसा दिख रहा था, मुस्कुराते हुए तेजी से वहां आया। हालांकि परम हॉल दिव्य औषधि भवन का एक अधीनस्थ बल था और दिव्य औषधि भवन रुद्रशिला शहर में एक डोमिनेटर स्तर का बल था, फिर भी वह तो बस एक छोटा प्रबंधक था। यह युवा स्वामी रौनक मुनि परिवार का युवा स्वामी था, जो 3 महान परिवारों में से एक था और उसका दर्जा उससे कई गुना ऊंचा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने जरा भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। बकवास बंद करो, मैं कुछ दिव्य मूल पुष्प खरीदना चाहता हूँ। जल्दी से अपनी दुकान के सारे दिव्य मूल पुष्प ले आओ। रौनक ने नीले वस्त्र वाले प्रबंधक को मुंह नहीं दिखाया और भौंका। हाँ हाँ। नीले वस्त्र वाला प्रबंधक भी ऐसा ही था, जिसने वर्षों में बहुत कुछ झेला था और इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं होता। उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। नीले वस्त्रधारी प्रबंधक ने तुरंत मुड़कर देखा कि काले वस्त्रधारी सेवक दिव्य मूल पुष्पों का ढेर पकड़े हुए है और तुरंत चिल्लाया, क्या तुमने सुना नहीं कि युवा मास्टर रौनक दिव्य मूल पुष्प चाहते हैं? तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और अपने हाथ में दिव्य मूल पुष्प लेकर आओ। प्रबंधक, लेकिन काले वस्त्रधारी प्रबंधक परेशान लग रहा था। नीले वस्त्रधारी प्रबंधक रौनक पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उसे एक साधारण सेवक से कोई झिझक नहीं थी और उसने उसे सीधे ठंडे स्वर में डांटा। काले वस्त्रधारी प्रबंधक ताकतवर दल के सामने नहीं लड़ सका। असहाय होकर उसने यश को क्षमाप्रार्थी दृष्टि से देखा और उसके पास दिव्य मूल पुष्प, जो मूल रूप से उसके लिए थे, लेने और रौनक की ओर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह देखकर यश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका चेहरा अचानक उदास हो गया, मानो पानी टपक रहा हो। जैसे ही वह बहस करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, बगल से एक बड़े हाथ ने उसे मजबूती से पीछे खींच लिया। यह कोई और नहीं बल्कि संजय ही था जिसने उसे खींचा। उसका चेहरा गंभीर था। यश की ओर सिर हिलाते हुए उसने गहरी आवाज में कहा, युवा गुरु, आवेग में मत आइए। यह रौनक बहुत ही दबंग है। जिस चीज पर उसकी नजर पड़ती है उसे हासिल करना ही पड़ता है और वह दूसरों को अपने साथ संघर्ष करने की इजाजत नहीं देता। अगर कोई हिम्मत करेगा तो उसे उसके क्रूर प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। रौनक को सिर्फ कुछ आत्मा औषधि के लिए उकसाना उचित नहीं है। जाने दीजिए। रुद्रशिला शहर का निवासी होने के नाते संजय रौनक के स्वभाव के बारे में बेहद स्पष्ट था। हालांकि इस व्यक्ति को एक युवा प्रतिभा कहा जाता था, लेकिन उसके कार्यों में वह उदारता नहीं थी जो एक युवा प्रतिभा में होनी चाहिए। इसके बजाय वह बेहद तुच्छ और प्रतिशोधी था। एक बार एक बदकिस्मत आदमी ने अनजाने में रौनक को भड़का दिया। असल में यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन रौनक बेरहम था। उसने पहले उस बदकिस्मत आदमी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, फिर उसे शहर की दीवार पर धूप में तब तक लटकाए रखा जब तक वह मर नहीं गया। ऐसे दुष्ट और प्रतिशोधी व्यक्ति से सम्मानजनक दूरी बनाए रखना ही बेहतर था। यश ने यह सुना और उसके मुंह से तुरंत एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान निकली,
रौनक शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन मैं, यश, कोई आसान नहीं हूँ। जब वह केवल अर्जित क्षेत्र में था तो उसने भाटी परिवार के स्वामी ओमकार का सामना करते हुए भी कोई डर नहीं दिखाया। अब जब वह अर्धचरण गहन क्षेत्र में था तो उसकी ताकत यक्षगिरी देश के शीर्ष विशेषज्ञों में शुमार होने के लिए पर्याप्त थी। एक साधारण रौनक उसे भयभीत करने की बात तो दूर, उसे सावधान करने की भी योग्यता नहीं रखता था। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, उसके भीतर यश की सृजन युवान शक्ति हल्की सी कंपन हुई, जिसने संजय के विशाल हाथ को दूर धकेल दिया। फिर वह सिर ऊंचा करके आगे बढ़ा। युवा स्वामी। यश की पीठ देखते हुए संजय ने चिंता में पैर पटका, लेकिन वह असहाय था, बस यही सोच रहा था कि इस बार उसका सामना ऐसे लापरवाह व्यक्ति से कैसे हो गया। रौनक न केवल मुनि परिवार का युवा स्वामी था, बल्कि अर्धचरण गहन क्षेत्र का विशेषज्ञ भी था। कई स्थानीय लोग बाघ जैसे रुतबे, पद और ताकत वाले ऐसे व्यक्ति से डरते थे, उसे उकसाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। यश, एक साधारण बाहरी व्यक्ति, ने उसे चुनौती देने की हिम्मत की, यह तो मौत को दावत देने के समान था। तुमने मुझे पहले जो 20 निम्न श्रेणी के आत्मारत्न दिए थे, उनके बदले मैं बाद में तुम्हारे लिए एक अच्छा ताबूत खरीदूंगा। आह, संजय ने हल्की सी आह भरी। उसकी नजर में यश, जिसने रौनक को भड़काने की हिम्मत की थी, पहले ही मर चुका था। इस समय काले कपड़े पहने सेवक रौनक के पास आ चुका था और दोनों हाथों से स्वर्गीय मूल फूलों का ढेर पेश करते हुए आदरपूर्वक कह रहा था, युवा गुरु रौनक, ये वही स्वर्गीय मूल फूल हैं जिनकी आपने मांग की थी। हाँ, रौनक ने संतुष्टि से सिर हिलाया और स्वर्गीय मूल फूल लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसी समय एक बड़ा हाथ अचानक बगल से आगे बढ़ा और बिजली की गति से सारे स्वर्गीय मूल फूल छीन लिए। कौन? इस अचानक दृश्य से नीले वस्त्रधारी प्रबंधक और रौनक दोनों स्तब्ध रह गए। नीले वस्त्रधारी प्रबंधक ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रशिला शहर में कोई इतना दुस्साहसी होगा कि परम हॉल में चीजें छीनने की हिम्मत करेगा, और रौनक ने भी नहीं सोचा था कि रुद्रशिला शहर में कोई उसकी चीजें छीनने की हिम्मत करेगा, वो भी उसके सामने। तुरंत दोनों होश में आए और उस बड़े हाथ के मालिक की ओर देखा। निःसंदेह उस बड़े हाथ का मालिक कोई और नहीं बल्कि यश ही था। नीले वस्त्रधारी प्रबंधक ने, जिसका चेहरा बर्फ से ढका हुआ था, डांटा, युवक, तुम सचमुच साहसी हो। परम हॉल में तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मौत चाहते हो? युवक, तुम बहुत दुस्साहसी हो। तुमने मेरी, रौनक की, चीजें छीनने की भी हिम्मत की। मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो, रौनक भी ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसकी आंखों में एक ठंडी, निर्दयी चमक तैर रही थी। अगर कोई भी ऐसी नजरों से घूरता तो उसकी रीढ़ में एक सिहरन और डर दौड़ जाता। मैं कहता हूं, रौनक, तुम्हें थोड़ा सा चेहरा दिखाना चाहिए। क्या ये स्वर्गीय मूल के फूल तुम्हारे हैं? हे, मुझे क्यों याद आया कि इन स्वर्गीय मूल के फूलों पर मेरी नजर सबसे पहले पड़ी थी। यश ने शांत भाव से रौनक को देखा। उसके मुंह के कोने पर एक उपहासपूर्ण व्यंग्य उभर आया। फिर उसने नीले वस्त्रधारी प्रबंधक की ओर देखा, जो बिना किसी अहंकार या विनम्रता के ठंडी खर्राटों के साथ बोला, तुम कहते हो कि मैं बेकाबू हो रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि परम पैवेलियन ग्राहकों को धमका रहा है, क्योंकि यह एक बड़ा स्टोर है। यह स्पष्ट रूप से वही स्पिरिट मेडिसिन थी जिस पर मेरी पहली नजर पड़ी थी, और मैं भुगतान करने ही वाला था, लेकिन फिर तुम अचानक उसे किसी और को बेचना चाहते थे। क्या परम पैवेलियन पहले आओ पहले पाओ के नियमों से अनभिज्ञ है, या तुम यश को बस एक अनजान युवक समझते हो, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? वह आत्मा औषधि जिस पर तुमने सबसे पहले नजर डाली, यह सुनकर नीले वस्त्रधारी प्रबंधक ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, अपने बगल में खड़े काले वस्त्रधारी सेवक की ओर देखते हुए डांटा, क्या हुआ?
काले वस्त्रधारी सेवक ने डर के मारे अपना सिर नीचे कर लिया और जल्दी से सच्चाई बता दी। ये स्वर्गीय मूल फूल वाकई इस मेहमान ने सबसे पहले देखे थे और वो पहले ही पैसे देने वाला था। अब ये तो परेशानी वाली बात है। यह सुनकर नीले वस्त्रधारी प्रबंधक के चेहरे पर एक बेबस कड़वी मुस्कान आ गई। उसे तेज सिरदर्द हो रहा था। हालांकि वह सचमुच इन स्वर्गीय मूल फूलों को रौनक को बेचकर इस युवा गुरु का पक्ष लेना चाहता था, लेकिन रुद्रशिला शहर में परम मंडप अपने नियमों और व्यापार में प्रतिष्ठा के प्रति बेहद सतर्क था। अगर उसने आज सचमुच रौनक को स्वर्गीय मूल फूल बेचने की हिम्मत की तो इससे परम मंडप के नियम और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। जब खबर फैली और उच्च अधिकारियों ने जांच की तो उसे डर था कि उसका पद बचाए रखना मुश्किल होगा। हालांकि रौनक को स्वर्गीय मूल के फूल न बेचना इस तुच्छ और प्रतिशोधी युवा गुरु को जरूर नाराज कर देगा। वह तो बस मूल मंडप का एक प्रबंधक था। रौनक को नाराज करने का मतलब था कि रुद्रशिला शहर में उसके दिन शायद मुश्किलों भरे होंगे। एक पल के लिए नीले वस्त्र वाला प्रबंधक दुविधा में पड़ गया। उसकी आंखें फड़क रही थीं क्योंकि वह सोच रहा था कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। हालांकि रौनक में इतना धैर्य नहीं था कि वह नीले वस्त्र वाले प्रबंधक को सोचने का समय दे सके और बेसब्री से चिल्लाया, नवीन, तुम इस मामले को कैसे सुलझाओगे? क्या तुम खुद इन स्वर्गीय मूल के फूलों को इस युवा गुरु के लिए वापस लाओगे या यह युवा गुरु खुद ही करेगा? हे अतिथि, तुम भी देख रहे हो कि युवा गुरु रौनक को इन स्वर्गीय मूल के फूलों की सचमुच जरूरत है। मैं सोच रहा हूं कि क्या तुम उदारता दिखा सकते हो और इन्हें जाने दे सकते हो। नीले वस्त्रधारी प्रबंधक असहाय महसूस करते हुए यश की ओर देखते हुए पहले उसकी राय जानना चाहता था। हालांकि बोलते समय उसने युवा गुरु रौनक शब्दों पर जोर दिया, मानो जानबूझकर यश को रौनक की पहचान याद दिला रहा हो, यह उम्मीद करते हुए कि उसे पता चल जाएगा कि उसके लिए क्या अच्छा है। यश ने हालांकि नीले वस्त्रधारी प्रबंधक के शब्दों में छिपे अर्थ को न समझने का नाटक किया और बिना किसी भाव के ठंडे स्वर में कहा, असंभव। कितना अडिग, मौत का प्यासा आदमी रौनक को नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? छोड़ो, उसे मरने दो। यश का दृढ़ रवैया देखकर नीले वस्त्रधारी प्रबंधक ने निराशा में मन ही मन कोसा। फिर निर्णय लेते समय उसकी आंखें चमक उठीं। इस महान युवा गुरु रौनक की कृपा पाने और अपनी नौकरी बचाने के बीच दूसरा विकल्प स्पष्ट रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण था। नीले वस्त्रधारी प्रबंधक ने हिम्मत जुटाई और रौनक से कहा, युवा मास्टर रौनक, मुझे सचमुच बहुत दुख है, लेकिन ये आत्मा औषधियां तो सबसे पहले इसी मेहमान ने ली थीं। आप दूसरी आत्मा औषधियां देखने क्यों नहीं जाते? आज परम मंडप में युवा मास्टर रौनक की पूरी खपत पर 80% की छूट मिलेगी, कैसा रहेगा? क्या कहा आपने? यह सुनते ही रौनक की आंखें चौड़ी हो गईं। रौनक की तीखी नजरों से नीले वस्त्रधारी प्रबंधक पसीने से तरबतर हो गया, लेकिन वह दांत पीसकर बस इतना ही कह सका, युवा मास्टर रौनक, कृपया इस विनम्र व्यक्ति के लिए चीजें मुश्किल न बनाएं। आप मेरे परम मंडप के नियम भी जानते हैं। मैं तो बस एक छोटा प्रबंधक हूं और मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। हम्मा, बेकार। अगर तुम फैसला नहीं कर सकते तो अपनी युवा मिस को बाहर बुलाओ, मैं उससे बात करूंगा। रौनक ने ठंडी सांस ली। हे, आखिर हुआ क्या था? युवा मास्टर रौनक को इतना उत्तेजित करने के लिए? तभी अचानक एक ताजा हल्की हंसी गूंजी। उस आवाज में मानो कोई जादुई शक्ति थी। जैसे ही वह सुनाई दी, सबकी निगाहें तुरंत उसकी ओर खिंच गईं। और फिर उन्होंने परम हॉल की दूसरी मंजिल पर एक महिला को धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते देखा। उसके कमल जैसे कदम लाजवाब थे। वह लंबी थी, सफेद लंबी पोशाक पहने, जेड जैसी गोरी त्वचा और उत्तम सुंदर आकृतियां।
चाहे यह उसकी साधना तकनीक के कारण हो या उसके स्वाभाविक स्वभाव के कारण, उसके नाजुक शरीर से लगातार एक बर्फीली आभा निकल रही थी जो दूसरों को दूरी बनाए रखने की चेतावनी दे रही थी। पहली नजर में सफेद वस्त्र पहने यह सुंदरी बर्फीले पहाड़ की चोटी पर खड़े एक अद्वितीय हिमकमल की तरह थी, जिसे दूर से तो देखा जा सकता था लेकिन अनादर से नहीं देखा जा सकता था। नमस्कार युवा कुमारी। जब सफेद वस्त्रधारी सुंदरी नीचे उतरी तो परम हॉल के सभी कर्मचारियों ने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। नवीन, मुझे बताओ कि असल में क्या हुआ था। सफेद वस्त्रधारी सुंदरी ने स्वीकृति में थोड़ा सिर हिलाया, फिर उदासीनता से बोलते हुए उसके गुलाबी होंठ थोड़े से खुल गए। हाँ, नीले वस्त्रधारी स्टीवर्ड ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और जल्दी से स्थिति समझाने के लिए आगे बढ़ा। मैं समझ गई। सफेद वस्त्रधारी सुंदरी ने सिर हिलाया और फिर रौनक की ओर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान खिले हुए हिमकमल जैसी थी, ठंडी और सुंदर, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर उसने कहा, युवा गुरु रौनक, आप मेरे परम हॉल के नियम जानते हैं। कृपया आज के मामले में हमारा साथ दें। सौम्या आपसे क्षमा मांगती है। यह सुनते ही रौनक के चेहरे पर तुरंत कुछ अजीब सा भाव आ गया। सफेद वस्त्रधारी सुंदरी स्पष्ट रूप से उसे भाव नहीं दे रही थी और उसने तुरंत नाराजगी से कहा, सुश्री सौम्या, मुझे इन स्वर्गीय मूल के फूलों की जरूरत सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि आपके दिव्य औषधि भवन के लिए और भी ज्यादा है। मुझे अपनी साधना को बेहतर बनाने और उस प्रतियोगिता में आपके दिव्य औषधि भवन के लिए एक मैच जीतने के लिए इन स्वर्गीय मूल के फूलों की जरूरत है। अगर मेरे पास ये स्वर्गीय मूल के फूल नहीं हैं और मैं प्रतियोगिता हार जाता हूं तो मुझे दोष मत देना। सफेद वस्त्रधारी सुंदरी के हाव भाव बदल गए और उसके नाजुक चेहरे पर झिझक के भाव उभर आए। परम हॉल के नियम और प्रतिष्ठा तो महत्वपूर्ण थे ही, वह प्रतियोगिता भी बेहद महत्वपूर्ण थी। यह परम हॉल के नियमों और प्रतिष्ठा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर आज सिर्फ स्वर्ग मूल के फूलों के कुछ डंठलों ने रौनक को नाराज कर दिया, जिससे वह जानबूझकर प्रतियोगिता हार गया, तो यह दिव्य औषधि भवन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि सफेद वस्त्रधारी सुंदरी भी परम हॉल के नियमों और प्रतिष्ठा को तोड़ना नहीं चाहती थी। एक पल की झिझक के बाद उसने कहा, स्वर्ग मूल के फूल इस समय इस अतिथि के हाथों में हैं और हमें आत्मा रत्न पहले ही मिल चुका है। ये स्वर्ग मूल के फूल इस अतिथि के हैं। अगर युवा गुरु रौनक को सचमुच इनकी जरूरत है तो कृपया इन्हें इस अतिथि से खरीद लें। मेरा परम हॉल इस मामले में दखल नहीं देगा। यह सुनकर यश ने अपने होंठ भींच लिए। यह सफेद वस्त्रधारी सुंदरी साफ तौर पर समस्या उस पर थोप रही थी, जिससे परम मंडप बेपरवाह बना रहा। हालांकि यश इस बात से थोड़ा नाराज था, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार परम मंडप उसे स्वर्ग मूल के फूल बेचकर अपना काम कर चुका था। परम मंडप से यह उम्मीद करना कि वह आगे आकर रौनक से निपटने में उसकी मदद करेगा, कुछ हद तक अवास्तविक होगा। ठीक है, मैं मिस सौम्या को कुछ इज्जत दूंगा और परम मंडप के लिए अब और मुश्किलें नहीं बढ़ाऊंगा। रौनक भी जानता था कि वह ज्यादा जोर नहीं दे सकता। सफेद वस्त्रधारी सुंदरी को जरा भी राजी करना पहले से ही बेहद मुश्किल था। उसने सिर हिलाया, फिर यश की तरफ देखा और कहा, बेटे, अपने पास मौजूद स्वर्ग मूल के फूल इस युवा स्वामी को दे दो। तुमने ये स्वर्ग मूल के फूल खरीदने के लिए 300 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च किए हैं। ये रहे 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, ले लो। बोलने के बाद रौनक ने 1000 मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थर यश की ओर ऐसे फेंके मानो वह किसी भिखारी को भीख दे रहा हो। मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें ये बेचूंगा? यश अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। इस आदमी को अपने बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छी राय थी।
बेटे, तुम जो कह रहे हो उससे लगता है कि तुम इस युवा स्वामी को चेहरा देने का इरादा नहीं रखते हैं ना। रौनक ने धमकी भरे भाव से यश को देखा और ठंडे स्वर में कहा, इस रुद्रशिला शहर में किसी ने भी इस युवा स्वामी को चेहरा न देने की हिम्मत नहीं की। जिसने भी इस युवा स्वामी को चेहरा न देने की हिम्मत की है वह इस दुनिया से पहले ही गायब हो चुका है। बेहतर होगा कि तुम सोच समझकर सोचो। अगर तुम इसी तरह कृतघ्न बने रहे तो शायद आज तुम इस रुद्रशिला शहर से बाहर नहीं जा पाओगे। अब यह युवा स्वामी तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा है। क्या तुम ये स्वर्गीय मूल के फूल सौंपोगे या नहीं? हे। रौनक की धमकी भरी बातें सुनकर यश हंसा, फिर उसकी तरफ देखा। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक व्यंग्य था। मैं तुम्हें एक शब्द दूंगा, भाग जाओ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्रशिला शहर में कोई रौनक को भाग जाने के लिए कहने की हिम्मत करेगा। यह तो बहुत दबंगई है। दबंगई? मुझे लगता है कि वह मौत को दावत दे रहा है। क्या तुम सब उस बदकिस्मत आदमी को पिछली बार भूल गए हो? वह बस रौनक से टकरा गया था और नतीजतन रौनक ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। फिर उसे शहर की दीवार पर 7 दिन और 7 रात धूप में तड़पने के लिए लटका दिया। उसे तब तक प्रताड़ित किया जब तक वह मर नहीं गया। यह बच्चा कौन जाने कहां से आया है, इस बार रौनक का अपमान करने की हिम्मत कर रहा है। इसका हश्र शायद और भी दुखद होगा। रौनक उसकी खाल भी नोच सकता है और उसकी नसें भी निकाल सकता है। बेचारा, वह जितने लोगों को भड़का सकता था उनमें से उसे बस उस निर्दयी आदमी रौनक को भड़काना था। वह तो पक्का मर गया। यश की ठंडी चीख सुनकर वहां मौजूद सभी लोग पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर संभले और एक निरंतर कोलाहल लहरों की तरह उमड़ पड़ा। यश की ओर देखने वालों की निगाहें कई तरह की भावनाओं से भरी थीं, दया, उपहास, दुख और भी बहुत कुछ। हालांकि एक बात स्थिर थी, वे यश को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई लाश हो। रुद्रशिला शहर में रौनक को अपमानित करने का मतलब मौत ही था। बच्चे, तुम में हिम्मत है। तुमने न केवल इस युवा गुरु के स्वर्गीय मूल पुष्प को चुराने की हिम्मत की, बल्कि इस युवा गुरु का अपमान करने की भी हिम्मत की। अगर तुम आज घुटने टेककर दया की भीख भी मांगोगे तो भी यह युवा गुरु तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। मैं तुम्हारे 10,000 टुकड़े जरूर कर दूंगा। रौनक की आंखों से एक गहरी, कड़कड़ाती, बिना किसी भेद के हत्या की भावना उमड़ पड़ी जब वह दांत पीसते और ठंडी आवाज में बोल रहा था। वह हमेशा से ही महान और शक्तिशाली रहा था। रुद्रशिला शहर के कई प्रभावशाली लोग उसके सामने जंगली व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करते थे। फिर भी यश, एक अज्ञात मूल का जंगली बच्चा, उसे जरा भी मुंह नहीं दिखाता था, यहाँ तक कि उसे अपमानित करने की भी हिम्मत करता था। यह पूरी तरह से अपमानजनक था और वह तुरंत असीम क्रोध में भर गया। रौनक, तुम बहुत बकवास करते हो। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। क्या तुम्हें लगता है कि यह युवा स्वामी तुमसे डरता है? यश के होंठ एक उत्तेजक व्यंग्य में बदल गए और उसने रौनक की ओर उंगली से इशारा किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। आसमान फाड़ देने वाली मुट्ठी। रौनक की नजर में यश का उकसावा एक भिखारी की तरह था जो राजघराने पर थूकने की हिम्मत कर रहा हो। उसका अहंकारी हृदय ऐसे उकसावे को कैसे सहन कर सकता था? उसका शरीर कांप उठा और एक तेज गड़गड़ाहट के साथ उसके शरीर से एक सुनहरी युवान शक्ति निकली। रौनक ने यश की ओर मुक्का मारा और एक चमकदार सुनहरी मुट्ठी ऊर्जा उमड़ पड़ी। वह मुट्ठी ऊर्जा एक भयानक विदारक शक्ति से भरी हुई थी। उसके रास्ते में कठोर फर्श फट गया, लकड़ी की मेजें, कुर्सियां और बेंचें टूट गईं, यहाँ तक कि आकाशीय हवा भी फट गई। जिसने भी उस सुनहरी मुट्ठी ऊर्जा को रोकने की हिम्मत की, वह पूरी तरह से चकनाचूर हो गई।
हालांकि हमारे रुद्रशिला शहर में कई अर्धचरण गहन क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, रौनक उनमें से एक है। हालांकि रौनक के शरीर में मौजूद युवान शक्ति पहले ही 50% रूपांतरित हो चुकी है, जिससे वह रुद्रशिला शहर के शीर्ष अर्धचरण गहन क्षेत्र विशेषज्ञों में से एक बन गया है। उससे आगे निकलने वाले 5 से ज्यादा लोग नहीं हैं। गहन साधना इस गहन स्तर के मध्यम स्तर के युद्ध कौशल आकाश विदारक मुट्ठी के साथ इतनी प्रबल है कि अर्धचरण गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ, जिनकी युवान शक्ति 70 से 80% तक रूपांतरित हो चुकी है, उन्हें भी इसका विरोध करना मुश्किल लगेगा। यह बच्चा पक्का मर चुका है। इस मुक्के से वह निश्चित रूप से खूनी धुंध में बदल जाएगा। सुनहरी मुट्ठी ऊर्जा की अविश्वसनीय रूप से प्रचंड शक्ति देखकर सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया और फिर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। हे, तुम कितने घमंडी थे! यह देखकर मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन पता चला कि तुम तो बस औसत दर्जे के हो। उग्र रूप से आती हुई सुनहरी मुट्ठी ऊर्जा को देखकर यश ने कोई डर नहीं दिखाया। उसके थोड़े पतले होंठ सिकुड़े हुए थे, जिससे एक तिरस्कार भरी ठंडी मुस्कान आ गई। हालांकि उसके शरीर में युवान शक्ति केवल 40% ही रूपांतरित हुई थी, जो रौनक से 10% कम थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि यश रौनक से कमतर है। यह जानना जरूरी है कि यश द्वारा विकसित युवान शक्ति सृजन युवान शक्ति है, जो सामान्य युवान शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सृजन युवान शक्ति का 40% सामान्य युवान शक्ति के 80 या 90% से भी मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। रौनक की साधना का स्तर उससे मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे लिए तोड़ो! यश ने एक जोरदार कदम आगे बढ़ाते हुए दहाड़ा। उसके भौतिक शरीर से चमकदार सुनहरे प्रकाश की एक परत निकली, जिसने उसे तुरंत एक स्वर्ण युद्ध देवता में बदल दिया। फिर बिना किसी युद्ध कौशल का उपयोग किए उसने बस अपनी मुट्ठी घुमाई, जो सोने से बनी हुई लग रही थी, और उसे सबसे सरल और सबसे क्रूर तरीके से आगे की ओर फेंका। धमाका! यश की मुट्ठी के प्रभाव में वह भयंकर स्वर्ण मुट्ठी ऊर्जा टोफू के एक टुकड़े जितनी नाजुक थी। संपर्क होते ही वह जोरदार धमाके के साथ फट गया, और फिर उस भारी घूंसे की बची हुई ताकत कम नहीं हुई और रौनक द्वारा छोड़ी गई मुट्ठी पर जोरदार प्रहार हुआ। दरार! तुरंत ही हड्डियों के टूटने की एक ठंडी तीखी आवाज सबके कानों में गूंज उठी। इसके तुरंत बाद रौनक की आत्मविश्वास से भरी भयावह मुस्कान उस पल अचानक जम गई, फिर दर्द से मुड़ गई। उसका मुंह चौड़ा हो गया और उसने स्वरों को मारने जैसी दयनीय चीखों की एक श्रृंखला निकाली। दफा हो जाओ! यश ने रौनक की दर्दनाक चीखों को अनसुना कर दिया। उसकी मुट्ठी हिली, रौनक के मुक्के को रोक दिया और फिर बेरहमी से उसकी छाती पर एक मुक्का मारा। छी! रौनक ने तुरंत मुंह भर खून थूक दिया। उसका शरीर शून्य लोक में एक दयनीय परवलय का निर्माण कर रहा था और वह पीछे की ओर उड़ रहा था। उसने सचमुच रौनक को एक ही मुक्के से हरा दिया, और यह बिना किसी मार्शल स्किल का इस्तेमाल किए, सिर्फ युवा पावर पर निर्भर रहकर रौनक के सबसे बेशकीमती मार्शल स्किल स्काईरेंडिंग फिस्ट का मुकाबला किया गया। इस लड़के की पृष्ठभूमि क्या है? उसकी साधना इतनी शक्तिशाली कैसे है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने रौनक को चुनौती देने की हिम्मत की। पता चला कि वह एक युवा विशेषज्ञ भी है। यह दृश्य देखकर सभी दंग रह गए। सिर्फ अपने भौतिक शरीर से रौनक की स्काईरेंडिंग फिस्ट को तोड़ना। हालांकि रौनक की लापरवाही ने इसमें भूमिका निभाई, यह दिखाने के लिए काफी है कि यह युवक असाधारण शक्ति वाला एक बॉडी रिफाइनिंग विशेषज्ञ है। जब सफेद वस्त्र पहने सुंदरी ने यह दृश्य देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि यश ने जो ताकत दिखाई वह प्रभावशाली थी। अगर बस इतना ही था
तो उसे यश को 50 चालों में हराने का पूरा भरोसा था। हालांकि सफेद वस्त्र पहने वह सुंदरी एक बात भूल गई थी। यश के पास बिना किसी युद्ध कौशल के भी इतनी जबरदस्त ताकत थी। अगर वह युद्ध कौशल का इस्तेमाल करता तो कितना ज्यादा शक्तिशाली होता। 10 मीटर से ज्यादा पीछे उड़ने के बाद रौनक आखिरकार जमीन पर जोर से गिरा और जोरदार टक्कर के कारण उसे फिर से खून की खांसी होने लगी। रौनक ने दर्द से कराहते हुए अपनी घायल छाती को पकड़ लिया और एक पागल जानवर की तरह यश को घूरते हुए बेतहाशा दहाड़ते हुए बोला, जानवर, साले जानवर, मुझे घायल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है यह कहाँ है? यह रुद्रशिला शहर है, मेरे मुनि परिवार का इलाका। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, क्या तुम सच में मेरे मुनि परिवार के बराबर हो सकते हो? तुम तो मर ही जाओगे। अब भी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि यह रुद्रशिला शहर है मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? यह सुनते ही यश की थोड़ी सिकुड़ी हुई आंखों में एक ठंडी तीखी रोशनी तुरंत घुल गई। यश की ठंडी अमानवीय आंखों से घूरते हुए रौनक को अचानक ऐसा लगा जैसे मृत्यु के देवता ने उसे निशाना बनाया हो। वह कांप उठा, उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसके दिल में एक बेकाबू डर लगातार उमड़ रहा था। उसे लग रहा था कि रुद्रशिला शहर में होने की बात तो दूर, अगर वे उसके मुनि परिवार के मुख्य अड्डे में भी होते, अगर उसने एक भी बेतुकी बात कहने की हिम्मत की तो उसके सामने वाला युवक उसे मौत के घाट उतारने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। तुरंत सारा बाहरी शोर गायब हो गया। तुम अभी से चले क्यों नहीं जाते? यश ने रौनक को चुप देखकर तुरंत एक ठंडी चीख निकाली। बच्चे, तुम्हें यह याद है? डांट से रौनक का चेहरा पीला और फिर हरा हो गया, लेकिन वह गुस्सा नहीं कर पाया। वह बस एक कठोर धमकी दे सका और फिर दयनीय हालत में भाग गया। मैडम, आपके परम हॉल को खराब करने के लिए मुझे सचमुच माफ करना। कृपया मुझे बताएं कि मुआवजे के लिए कितने स्पिरिट स्टोन चाहिए और यश उसे पूरा चुका देगा। रौनक की आकृति के ओझल होने तक यश ने धीरे धीरे अपनी युवान शक्ति वापस ले ली। फिर अपनी और रौनक की लड़ाई से हुई गड़बड़ी देखकर उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और उसने तुरंत पास खड़ी सफेद पोशाक वाली सुंदरी से माफी मांगी। हे, यह तो बस एक छोटा सा नुकसान है। यंग मास्टर को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सफेद वस्त्रधारी सुंदरी ने उदारता से मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल यह हमारे परम मंडप की माफी होनी चाहिए। युवा गुरु परम मंडप में खर्च करने आए थे, लेकिन उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। यह हमारे परम मंडप की लापरवाही है। कृपया इस पर ध्यान न दें। युवा गुरु परम मंडप में अभी अभी युवा गुरु द्वारा किए गए सभी खर्च माफ कर दिए जाएंगे। कोई युवा गुरु यश द्वारा खरीदी गई आत्मा औषधि का भुगतान निकालकर उन्हें लौटा दे। यह सुंदरी अपने व्यवहार में बहुत चतुर है। यश ने सफेद वस्त्रधारी सुंदरी को प्रशंसा से देखा। इस महिला में न केवल सुंदरता थी बल्कि बुद्धि भी थी और उसकी शक्ति भी काफी प्रभावशाली लग रही थी। परम मंडप को 300 मध्यम श्रेणी के आत्मा रत्नों की परवाह नहीं थी और न ही यश को। उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, अगर मैडम सच में यश को मुआवजा देना चाहती हैं तो उसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस यश पर एक छोटा सा उपकार करना होगा। कृपया बोलिए युवा स्वामी, सफेद वस्त्रधारी सुंदरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं मैडम से किसी के बारे में पूछना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि उसका नाम ओल्ड भास्कर है। यश ने ओल्ड भास्कर का नाम और रूपरंग बताया। युवा मास्टर यश, क्या आप मेरे मास्टर को जानते हैं? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरे मास्टर के साथ आपका क्या रिश्ता है?
यश का वर्णन सुनते ही सफेद वस्त्रधारी सुंदरी के सुंदर चेहरे पर तुरंत आश्चर्य के भाव उभर आए। बूढ़े भास्कर आपके मास्टर हैं? यश भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बोला, बूढ़े भास्कर से मेरा पुराना नाता है। वह मेरे रक्षक हैं। जब हम अलग हुए तो उन्होंने मुझे बताया कि वह रुद्रशिला शहर में रहते हैं। मैं यहाँ खास तौर पर उनसे मिलने और अपनी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। तो यह मास्टर का पुराना परिचित है? सफेद वस्त्रधारी सुंदरी ने समझ में आते हुए सिर हिलाया और कहा, ऐसे में मैं युवा मास्टर को मास्टर से मिलवाने ले जाऊंगी। धन्यवाद महोदया। यश तुरंत बहुत खुश हुआ और उसने सफेद वस्त्रधारी सुंदरी की ओर हाथ बढ़ाकर धन्यवाद दिया। यह तो बस एक छोटी सी बात है युवा मास्टर, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। सफेद कपड़ों वाली सुंदरी हल्की सी मुस्कुराई और यश को ओल्ड भास्कर से मिलवाने ले जाने ही वाली थी कि कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गई, मुड़ी और पूछा, अरे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं और मुझे अभी भी यंग मास्टर का नाम नहीं पता। मेरा नाम यश है। यंग मास्टर यश, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम सौम्या है, आप मुझे बस सौम्या कह सकते हैं। यश और सौम्या बातें करते हुए परम हॉल से बाहर निकले और ओल्ड भास्कर के घर की ओर बढ़े। सौम्या के नेतृत्व में यश रुद्रशिला शहर में और अंदर चला गया। लगता है कि रुद्रशिला शहर में एल्डर भास्कर का रुतबा कम नहीं है। यश रुद्रशिला शहर में जितना अंदर गया उतना ही हैरान होता गया। रुद्रशिला शहर के नियमों के अनुसार जगह जितनी अंदर होगी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए शहर के द्वार के पास की इमारतों की कीमत प्रति वर्ग मीटर केवल 100 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं, लेकिन अंदर के इलाकों में कीमत 10 से 100 गुना तक बढ़ सकती है, एक भयानक वृद्धि। इसी तरह रुद्रशिला शहर के अंदर की इमारतें भी रुतबे का प्रतीक हैं। जो रुद्रशिला शहर में जितना अंदर रहता है उसकी रुतबा उतना ही ऊंचा होता है। लगभग 10 मिनट चलने के बाद सौम्या यश को कम से कम कई हजार वर्ग मीटर में फैली एक विशाल इमारत तक ले गई। इमारत के मुख्य द्वार पर काले कवच पहने मार्शल कलाकारों की 2 पंक्तियां खड़ी थीं, जो भाले जितने ऊंचे, जोश और उत्साह से भरे, चाकू जैसी तेज आंखों वाले और कम से कम जन्मजात क्षेत्र के तीसरे स्तर के आसपास साधना कर रहे थे। क्या शानदार प्रदर्शन है! वास्तव में जन्मजात क्षेत्र के तीसरे स्तर के साधकों को रक्षकों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। यश यह दृश्य देखकर खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा। चंद्रपथ संप्रदाय में जन्मजात क्षेत्र के तीसरे स्तर की साधना का मतलब एक गुरु होना था, जो किसी बड़े पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। हालांकि रुद्रशिला शहर में जन्मजात क्षेत्र के तीसरे स्तर के गुरु केवल रक्षक ही रह सकते थे। एक बड़े शहर और एक छोटी जगह में यही फर्क है। अपने दिल में उठे सदमे को शांत करते हुए यश ने इमारत की ओर देखा और एक विशाल सुनहरी पट्टिका देखी जिस पर 3 शक्तिशाली अक्षर लिखे थे, दिव्य औषधि भवन। यह जगह वास्तव में दिव्य औषधि भवन का मुख्यालय था, जो कि रुद्रशिला शहर की 2 प्रभुत्वशाली सेनाओं में से एक था। क्या यह हो सकता है कि एल्डर भास्कर दिव्य औषधि भवन से हों? एल्डर भास्कर की शक्तिशाली साधना के साथ उन्हें दिव्य औषधि भवन में कोई उच्च पद प्राप्त होना चाहिए, है ना? यश का दिल धड़क उठा और उसने उत्सुकता से पूछा, मिस सौम्या, क्या मैं पूछ सकता हूं कि एल्डर भास्कर दिव्य औषधि भवन में किस पद पर हैं? मेरे गुरु, उन्हें मंडप मास्टर भास्कर 9 कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि दिव्य औषधि भवन में उनका क्या पद है? सौम्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। हिस! यह सुनकर यश की सांस फूल गई। उसने शुरू में सोचा था कि एल्डर भास्कर इस दिव्य औषधि भवन में ज्यादा से ज्यादा एल्डर का पद प्राप्त करेंगे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एल्डर भास्कर वास्तव में दिव्य औषधि भवन के मालिक हैं। ठीक है, हैरान मत होइए।
जल्दी कीजिए और मेरे साथ गुरु से मिलने आइए। सौम्या ने यश के अचंभित भाव को देखा, एक हल्की घंटी जैसी हंसी निकाली और फिर काले कवच पहने मार्शल कलाकारों की दो पंक्तियों की सम्मान भरी निगाहों के नीचे यश को उस भव्य और भव्य इमारत में ले गई। दिव्य औषधि भवन के अंदर एकांत और हरे भरे बांस के जंगल के भीतर एक देहाती लकड़ी की झोपड़ी खड़ी थी। झोपड़ी की खिड़कियों से लगातार हरे धुएं की लपटें निकल रही थीं, जिससे पूरा बांस का जंगल एक सुगंधित सुगंध से भर गया था। यह जगह साधारण लग रही थी, लेकिन दिव्य औषधि भवन में सभी जानते थे कि यह दिव्य औषधि भवन के भीतर एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जो कोई भी अतिक्रमण करने की हिम्मत करेगा, उसे सबसे कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह दिव्य औषधि भवन के अधिपति भास्कर का निवास था। लकड़ी की झोपड़ी के अंदर एक गोली भट्ठी रखी गई थी, जिसके आधार पर भयंकर लपटें जल रही थीं, जिससे पूरी गोली भट्ठी लाल हो गई थी। गोली भट्ठी से लगातार तीव्र गर्मी की लहरें फैल रही थीं, जिससे पूरा कमरा ज्वालामुखी की तरह बेहद गर्म हो गया था। गोली भट्ठी के सामने एक आकृति पालथी मारकर बैठी थी, जो लपटों के तापमान और गोली भट्ठी के अंदर हो रहे आत्मिक औषधि के संलयन को नियंत्रित करने के लिए हाथ की मुहरों का उपयोग कर रही थी, स्पष्ट रूप से कीमिया की प्रक्रिया में। हालांकि कीमिया करने वाली आकृति भास्कर नहीं थी, बल्कि लगभग 16 या 17 साल की एक प्यारी सी युवती थी, जिसने गुलाबी रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी और उसके सुंदर चेहरे पर एक बेपरवाह भाव था। उस प्यारी युवती के बगल में एक धूसर वस्त्रधारी बूढ़ा बैठा था। अगर यश यहाँ होता तो वह पहचान जाता कि यह धूसर वस्त्रधारी बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि दिव्य औषधि भवन का अधिपति एल्डर भास्कर था, जिससे उसकी एक संक्षिप्त मुलाकात हुई थी और जिसने उसकी जान बचाई थी। अक्षरा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, कीमिया करते समय तुम्हें एकाग्र रहना चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान भटकाने वाले विचार नहीं। लेकिन तुम्हें देखो, कीमिया करते समय तुम हमेशा विचलित हो जाती हो। यह कैसा व्यवहार है? उस प्यारी युवती का बेपरवाह व्यवहार देखकर भास्कर तुरंत नाराज हो गया और उसे कड़ी फटकार लगाई। अगर कोई और होता तो भास्कर द्वारा इस तरह फटकारे जाने पर शायद वह डर से कांप उठता। हालांकि अक्षरा नाम की यह प्यारी युवती लापरवाही से हंसी। गुरुजी, मैं अभी जवान हूँ, मैं आपकी तरह स्थिर कैसे रह सकती हूँ बुजुर्ग? मेरे 2 साल और खेलने का इंतजार करो। जब मैं खूब मजे करूंगी और जम जाऊंगी, तब मैं जरूर ईमानदारी से कीमिया करूंगी। उस प्यारी युवती का नाम अक्षरा था, जो सौम्या की छोटी बहन और भास्कर की सबसे छोटी शिष्या थी। तुम्हारे पास बहुत सारे बहाने हैं, भास्कर ने अक्षरा को घूरते हुए कहा। अक्षरा, हालांकि कीमिया के दांव में तुम्हारी योग्यता बेहद अद्भुत है, लेकिन तुम्हारे हृदय स्वभाव के साथ कीमिया के दांव में और आगे बढ़ने की चाहत तो दूर, 6ठी कक्षा के कीमियागर क्षेत्र में पहुंचना भी बेहद मुश्किल होगा। अक्षरा ने थोड़ा नाखुश होकर कहा, गुरुजी, आप हमेशा मुझे 6ठी कक्षा के कीमियागर क्षेत्र में क्यों पहुंचाना चाहते हैं? मेरे वर्तमान कीमिया कौशल के साथ रुद्रशिला शहर की युवा पीढ़ी को देखते हुए कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम अपनी तुलना सिर्फ रुद्रशिला शहर के उन नौजवानों से करना जानते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि रुद्रशिला शहर भले ही बड़ा लगे, लेकिन पूरे कोल्लम महाद्वीप को देखो तो यह बस एक छोटी सी मामूली जगह है। आसमान के पार भी आसमान है और इंसानों के पार भी इंसान। तुमने रुद्रशिला शहर के बाहर के जीनियस कितने डरावने हैं, यह तुमने देखा ही नहीं, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं चल सकता, भास्कर ने चिढ़कर कहा। गुरुजी, आप हमेशा बाहरी दुनिया के जीनियस की ताकत का बखान करते रहते हैं, लेकिन इतने सालों बाद भी मैंने एक भी ऐसा जीनियस क्यों नहीं देखा जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? अक्षरा ने मुंह बनाया। छोटे बदमाश, तूने अपने गुरु से बात करने की हिम्मत कैसे की?
मैं ऐसे विद्रोही शिष्य को कैसे स्वीकार कर सकता था? काश मुझे पता होता तो मैं तुम्हें उस समय शिष्य न बनाता। मैं उस युवक का मार्गदर्शन करने जाता, वह इस बूढ़े के लिए निश्चित रूप से कम परेशानी वाला होता। बड़े भास्कर इतने गुस्से में थे कि उनकी नाक टेढ़ी हो गई। उन्होंने घुरघुराते हुए कहा, उस समय जिस युवक से मैं मिला था। गुरु, आपने यह बात 100 से ज्यादा बार कही है। सुनते सुनते मेरे कान लगभग कठोर हो गए हैं। भास्कर की बात पूरी होने से पहले ही अक्षरा ने अधीरता से उसे बीच में ही रोक दिया। क्या ऐसा नहीं है कि जब आप बाहर यात्रा कर रहे थे तो आपकी मुलाकात एक बेहद प्रतिभाशाली युवक से हुई? उसके पास सिर्फ अर्जित क्षेत्र साधना थी, फिर भी जब एक सहज क्षेत्र 5वें स्तर के गुरु ने उसका पीछा किया तो वह अविचलित रहा, जो उसके स्थिर हृदय स्वभाव को दर्शाता है। और सिर्फ 3 दिनों में उसने मानसिक ऊर्जा के बीजों को संघनित कर लिया, जिससे पता चलता है कि उसमें रसायन विद्या के ताव में भी अत्यंत उच्च प्रतिभा है। उसके पास हृदय स्वभाव और प्रतिभा है। अगर उसे ठीक से प्रशिक्षित किया जाए तो वह भविष्य में रसायन विद्या का महागुरु जरूर बनेगा, और यहाँ तक कि आपसे भी आगे निकल जाएगा। बुजुर्ग, अगर यश इस समय यहाँ होता तो वह अंदाजा लगाता कि वह उत्कृष्ट युवक जिसके बारे में एल्डर भास्कर अक्सर बात करते थे, शायद वह खुद ही था। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है, भास्कर ने नाक भौं सिकोड़ी। 3 दिनों में मानसिक ऊर्जा के बीजों को संघनित करने में इतनी दुर्लभता क्या है? मैंने तो सिर्फ 2 दिनों में ही मानसिक ऊर्जा के बीजों को संघनित कर दिया। उसे मानसिक ऊर्जा के बीजों को संघनित करने में मुझसे एक पूरा दिन ज्यादा लगा, इसलिए वह मुझसे बहुत पीछे है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा गुरु, आपको इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है कि आप उस बच्चे को मेरे सामने बार बार ला रहे हैं? अक्षरा ने काफी अहंकार और तिरस्कार के साथ मुंह बनाया। हालांकि उसे ऐसा करने का हक जरूर था। कीमिया के दांव में मानसिक ऊर्जा के बीजों को संघनित करने में जितना कम समय लगता है, कीमिया के दांव में प्रतिभा उतनी ही ज्यादा होती है। उसने उस व्यक्ति से एक पूरा दिन तेजी से मानसिक ऊर्जा के बीजों को संघनित किया, जिसका मतलब है कि कीमिया के दांव में उसकी योग्यता उस व्यक्ति से कम 10 गुना ज्यादा थी। अक्षरा जैसी प्रतिभाशाली महिला किसी ऐसे व्यक्ति पर कैसे ध्यान दे सकती है जो उससे 10 गुना कमतर हो? तुम अब भी दूसरों को नीचा दिखाने की हिम्मत रखते हो? तुम सिर्फ 2 दिनों में ही मानसिक ऊर्जा के बीजों को संघनित कर पाए क्योंकि बचपन से ही मेरे निरंतर प्रभाव में तुम्हें रसायन विद्या के दांवों की प्रारंभिक समझ हो चुकी थी। गुरु, क्या आप वहां हैं? अपनी शिष्या को इतना घमंडी देखकर भास्कर गुस्से से लाल हो गया, अपनी दाढ़ी झाड़ रहा था और घूर रहा था। उसे एक अच्छा उपदेश देने वाला था। तभी कमरे के बाहर से एक स्पष्ट आवाज आई, सौम्या, क्या तुम परम हॉल में काम नहीं संभाल रही थीं? तुम अचानक वापस क्यों आ गईं? अंदर आओ। भास्कर उस जानी पहचानी आवाज को अच्छी तरह पहचान गया और उसे तुरंत पहचान गया। चरमराहट। उसके शब्द निकलते ही लकड़ी की झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और एक सुंदर आकृति धीरे धीरे अंदर आई। बहन अक्षरा उस सुंदर आकृति को देखकर खुश हो गई। वह सुंदर आकृति वास्तव में सौम्या थी। छोटी बच्ची, मैंने दूर से गुरु को गुस्सा होते सुना। क्या तुमने उन्हें फिर से गुस्सा दिला दिया? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम अच्छे से व्यवहार करो और गुरु को नाराज मत करो? सौम्या ने पहले तो अक्षरा को प्यार से देखा, फिर उसे धीरे से डांटा। यह सब गुरु की गलती है। वह बिना किसी वजह के मेरी तुलना एक ऐसे बच्चे से क्यों करते रहते हैं जो साफ तौर पर मुझसे कमतर है। इससे मेरा स्तर गिर रहा है। अक्षरा ने नाराजगी से मुंह बनाया। तुम छोटी बदमाश। भास्कर ने अक्षरा को चिढ़कर देखा, फिर अपनी सबसे बड़ी शिष्या सौम्या की ओर देखा।
उसका अप्रिय भाव आखिरकार एक मुस्कान में बदल गया जब उसने पूछा, सौम्या, तुम अचानक वापस आ गईं। क्या कुछ हुआ है? हाँ, सौम्या ने सिर हिलाया और कहा, जब मैं परम हॉल में काम निपटा रही थी तो मेरी मुलाकात एक मेहमान से हुई। उसने बताया कि वह मास्टर का पुराना परिचित है और खास तौर पर मास्टर को ढूंढने रुद्रशिला शहर आया था, इसलिए मैं उसे मास्टर से मिलवाने ले आई। मेरा कोई पुराना परिचित? कौन है? भास्कर ने थोड़ी भौहें चढ़ाई, उसके चेहरे पर उलझन के भाव थे। अगर वह उसका कोई पुराना परिचित होता तो उन्हें रुद्रशिला शहर में उसका पता होना चाहिए था। वे सौम्या को रास्ता दिखाने के लिए उसके पास कैसे गए होंगे? यह पुराना परिचित आखिर कौन था? जैसे ही भास्कर सोच ही रहा था, कमरे के बाहर से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, बड़े भास्कर, बहुत समय हो गया। यह अपरिचित लेकिन कुछ कुछ जानी पहचानी आवाज सुनकर भास्कर चौंक गया। फिर उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा और उसके चेहरे पर तुरंत आश्चर्य का भाव आ गया। दरअसल आप ही हैं। सौम्या की विस्मय भरी निगाहों के सामने हरे रंग की वर्दी पहने, साफ आंखों और नाजुक नैनंक्ष वाला एक लंबा चौड़ा दुबला-पतला युवक लकड़ी के घर में दाखिल हुआ। यह व्यक्ति जाहिर है यश था। कमरे में प्रवेश करते हुए यश ने आदरपूर्वक भास्कर की ओर हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, भास्कर, हम फिर मिलेंगे। यश का भास्कर के प्रति सम्मान इसलिए नहीं था कि वह रुद्रशिला शहर की दो प्रभुत्वशाली सेनाओं में से एक दिव्य औषधि भवन का मालिक था, बल्कि इसलिए था क्योंकि भास्कर उसका जीवन रक्षक था। बस इतनी सी बात थी। यश का यह हृदय स्वभाव था, अगर उसे कोई सहमत व्यक्ति मिल जाए, चाहे वह भिखारी ही क्यों न हो, तो वह उससे दोस्ती करने को तैयार हो जाता था। लेकिन अगर उसे कोई अप्रिय व्यक्ति मिल जाए, चाहे वह कोई अद्वितीय विशेषज्ञ या अजय अधिपति ही क्यों न हो, तो वह उसे ठीक से देखता भी नहीं था। हाँ, तो तुम ही हो बच्चे। तुम्हें रुद्रशिला शहर में क्या लाया है? भास्कर अचानक ध्यान में आया, खिलखिलाकर हंसा और खड़ा हो गया। यश को देखकर वह काफी खुश लग रहा था। दक्षिण मार्शल क्षेत्र के 4 शीर्ष संप्रदायों में से एक, जेड पैलेस, शिष्यों की भर्ती शुरू करने वाला है ना? चूंकि मैं काफी दूर रहता हूँ, इसलिए मैंने जल्दी निकलने और रास्ते में अनुभव प्राप्त करने का फैसला किया। मैं संयोग से रुद्रशिला शहर पहुंच गया और मैंने सुना कि तुम यहाँ रहते हो भास्कर, इसलिए मैं तुम्हें श्रद्धांजलि देने आया हूँ, यश ने कहा। तो ऐसा ही है, भास्कर ने समझ में आते हुए सिर हिलाया, फिर उत्साह से यश को बैठने के लिए आमंत्रित किया। अक्षरा, जो उसके बगल में थी, ने अपने गुरु को अपनी ही उम्र के एक युवक के साथ इतने आतिथ्य से पेश आते देखा और तुरंत दुखी हो गई। उसने खुद कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था, इसलिए वह थोड़ी नाराज हुई और सौम्या के पास झुककर पूछा, बहन, इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है? अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह युवा मास्टर यश ही वह युवक है जिसके बारे में मास्टर हमेशा बात करते हैं। सौम्या ने रास्ते में यश से बात की थी और उसे पता चला था कि उसकी और उसके मास्टर की मुलाकात कैसे हुई थी, इसलिए उसने यश की पहचान का अंदाजा लगा लिया था। यश को देखते ही सौम्या की खूबसूरत आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। वह यह देखने के लिए बहुत उत्सुक लग रही थी कि इस यश में ऐसी कौन सी बुद्धि है जो उसके मास्टर उसे इतने प्यार से याद करते हैं। यह सुनकर अक्षरा ने आश्चर्य से कहा, तो यह वही बदमाश है जो जाहिर तौर पर मुझसे कम अच्छा है, लेकिन मास्टर हमेशा मुझे उपदेश देने के लिए उसके बारे में बात करते हैं। यह सुनकर सौम्या ने अक्षरा को नाराजगी भरी नजरों से देखा और धीरे से उसे डांटा, अक्षरा, शांत हो जा। युवा मास्टर यश मास्टर के मेहमान हैं, तुम्हें बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हम्मा साले, मास्टर हमेशा मुझे नसीहत देने के लिए तुम्हारे बारे में बात करते हैं। मुझे तुमसे पहले कभी मिलने का मौका नहीं मिला,
लेकिन अब तुम मेरे जाल में फंस ही गए हो। बस देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाऊंगी। जब मैं तुम्हें अच्छी तरह पीटूंगा तो मास्टर शायद मेरे सामने तुम्हारा जिक्र करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। सौम्या की फटकार सुनकर अक्षरा ने बेपरवाही से मुंह बनाया, फिर अपनी नाक से एक हल्की सी सिसकारी भरी। उसकी खूबसूरत आंखें दुश्मनी से यश पर टिक गईं। जैसे ही उसके शब्द निकले, अक्षरा यश की ओर बढ़ी और भास्कर के साथ उसकी बातचीत को बेरुखी से काटते हुए बोली, क्या तुम वही बदचलन लड़के हो जिसके बारे में मेरे मास्टर हर समय बात करते रहते हैं? यश इस अचानक दृश्य से थोड़ा हतप्रभ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह प्यारी सी बच्ची क्या कह रही है। वह पूरी तरह से भ्रमित था। फिर भी वह विनम्रता से खड़ा हुआ, अपने हाथों को कप में भरकर अपना परिचय दिया। मैं यश हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं, युवती? मेरा नाम अक्षरा है, मैं सौम्या की छोटी बहन हूँ और गुरु की सबसे छोटी शिष्या हूँ। अक्षरा ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसकी कोई भी पहचान रुद्रशिला शहर को चौंका देने के लिए पर्याप्त थी और वह खुद रुद्रशिला शहर की एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिला थी। सादे कपड़ों में इस बदचलन लड़के को देखकर शायद उसका कोई खास परिचय नहीं था। उसकी पहचान जानकर वह अवाक रह जाएगा, है ना? अक्षरा ने खुशी से मन ही मन सोचा। दुर्भाग्य से अक्षरा को यह नहीं पता था कि यश पहली बार रुद्रशिला शहर आ रही है और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पहचान कितनी महत्वपूर्ण या प्रभावशाली है। बेशक अगर यश को अक्षरा की पहचान साफ साफ पता होती तो भी वह ज्यादा भावुक नहीं होता, बस हल्के से मुस्कुराता, तो मैं मिस अक्षरा हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बच्ची यश का उदासीन व्यवहार देखकर अक्षरा का मन रुई पर मुक्का मारने जैसा हुआ। वह कोई जोर नहीं लगा पा रही थी और कुछ नाराज भी हुई। अक्षरा, क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं एक मेहमान का स्वागत कर रहा हूँ? तुम यहाँ क्या हंगामा कर रही हो? अक्षरा कुछ और कहने ही वाली थी, लेकिन इस समय भास्कर, जो उनके बगल में थी, अब शांत नहीं बैठ सकी। उसने भौहें चढ़ाई और उसे डांटा, फिर यश की तरफ माफी मांगते हुए मुस्कुराई। मेरी शिष्या शरारती है, कृपया उसे माफ कर दो। यह छोटी बच्ची पहले से ही भास्कर की डांट फटकार की आदी थी और अपने गुरु से बिल्कुल भी नहीं डरती थी। उसने हल्के से कहा, मास्टर, क्या आप हमेशा यही नहीं कहते कि यह बच्चा कितना अद्भुत है? अब जब वह यहाँ है तो आप उसे मेरे साथ प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करने देते? मैं सचमुच देखना चाहती हूँ कि वह कितना अद्भुत है। मुझे चुनौती दोगे? लगता है मैं इस मिस अक्षरा से परिचित नहीं हूँ, है ना? वो अचानक मुझे चुनौती क्यों देना चाहती हैं? यश का चेहरा उलझन से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। यश की उलझन को भांपते हुए सौम्या उसके पास आई और धीरे से उसके कान में समझाया, युवा गुरु यश, बात कुछ ऐसी है। अक्षरा, क्या तुमने फिर से मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी? जल्दी से पीछे हटो। दिव्य औषधि भवन के प्रतिष्ठित गुरु भास्कर अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने अक्षरा की इस छोटी सी चाल को तुरंत भांप लिया। यश की योग्यता वाकई बहुत अच्छी थी और अगर वह उनसे प्रशिक्षण लेता तो उसे अपने ही प्रतिभाशाली शिष्य अक्षरा से प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा यश एक छोटे से इलाके का मार्शल आर्टिस्ट था। संभवतः बचपन से ही उसे साधना के ज्यादा संसाधन नहीं मिले थे। दूसरी ओर अक्षरा अलग थी। इस छोटी बच्ची ने बचपन से ही अपनी साधना में सहायता के लिए विभिन्न स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने और औषधीय गोलियों का आनंद लिया था। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, अगर उसके पास सहायता के लिए पर्याप्त साधना संसाधन नहीं है तो उसकी प्रगति इतनी तेज नहीं होगी।
इसलिए भास्कर का मानना था कि एक प्रसिद्ध गुरु के मार्गदर्शन और पर्याप्त साधना संसाधनों के बिना यश अक्षरा उसकी अपनी छोटी राजकुमारी जिसने बचपन से ही सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त की थी और पूरे रुद्रशिला शहर में सर्वोत्तम साधना उपचार का आनंद लिया था का मुकाबला कर पाना लगभग असंभव था। चूंकि वह जानता था कि यश का कोई मुकाबला नहीं है, तो भास्कर यश को अक्षरा से कैसे लड़ने दे सकता था। अगर यश हार जाता तो न केवल यश की प्रतिष्ठा गिरती बल्कि शायद उसका अपना ही शिष्य उसका उपहास भी उड़ाता। तो ऐसा ही है। इसी समय यश को भी सौम्या से पूरी कहानी पता चल गई और उसके मुंह के कोने पर एक बेबस कड़वी मुस्कान उभर आई। उसे सचमुच लेटे लेटे गोली लग रही थी।